नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दोस्तों, चित्रा मुद्गल जी की लिखी कहानी दुल्हन। पसीने से नहाए हुए वह जेठ के तपते सन्नाटे को दरवाजे पर छोड़ देहरी लांघने को ही हुआ कि एकाएक ठिठक गया। किसी के उपकाने के तीखे तीखे स्वर करेरे करेरे से खिंच रहे सुनाई दिए। लगा कि भीतर मत थी उमथाहट कलेजे समेत बाहर आ जाना चाहती है, लेकिन मुंह तक आते आते पनियाती पलट पड़ती है। कौन हो सकता है? अनी अनी ही होगी शायद। सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते समय उसने भूमिका बांधी थी। लो भुगतो, 8-10 दिन ऊपर हो रहे हैं। अविश्वास से भरकर उसने अनी की ओर देखा था। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यकीन करो। कैसे? कहीं तारीख तो गड़बड़ नहीं कर रही? गड़बड़ कैसी, साफ तो है। 14 को होली जली थी, 15 को रंग लगा। उसी रात की तो बात है, याद करो। 15 से 15 महीना हो गया कि नहीं? आज 28 है। फिर मुझे तो हर बार 5 दिन पहले ही। हम तो पूरी सावधानी बरतते हैं। वह परेशान हो गया। फालतू बात मत करो, सब था। कितना मना किया पर माने। अपने आप को बड़ा पहुंचा हुआ जानकर समझते हो, कुछ नहीं होगा। ये दिन बड़े सुरक्षित होते हैं। अब अरे नहीं, सब ठीक होगा। उसे आश्वस्त करने के बहाने उसने स्वयं आश्वस्त होना चाहा। कुछ रोज और रास्ता देख लो। सोच लेना, कोई बात है ही तो देरी करना उचित नहीं होगी। कॉलेज से लौटकर बात करता हूँ, कहते हुए वह तत्परता से सीढ़ियां उतर गया था। उसका अनुमान सही निकला। आवाज नहान घर से ही आ रही थी। खमसारों से गुजरता हुआ वह नहान घर की ओर बढ़ा। कराहता हुआ स्वर स्पष्ट होने लगा। तबीयत बेहद बिगड़ी हुई है और पूरा घर है कि चिराया हुआ पड़ा है। ठंडा ढूंढ ढांड कर सब आराम से लंबी ताने सो रहे होंगे। आवाज कानों में पड़ी भी होगी तो उन्हें क्या मतलब। किसी को किसी की फिक्र नहीं इस घर में। अम्मा को तो बहुओं से वैसे भी लगाव नहीं दिखता। बस रात दिन आजी की सेवा शुश्रूषा में जुटी रहती हैं। जब से आजी का हगना मुतना खटिया पर चल रहा है, वे अन्य दायित्वों से निर्लिप्त हो गई हैं। नहान घर के निकट पहुंचकर वह अनी को लगभग पुकारने ही वाला हुआ कि सहसा अम्मा को नहा पर बैठी देख सकते में आ गया। अम्मा की डिघाई धोती का पल्ला नहा की उघड़ी हुई फर्श पर सिमटे जमे पानी में बेतरह लिथड़ा रहा था। हमेशा घूंघट में छिपे रहने वाले उनके अंगुल भर खिचड़ी बाल रिबन बंधी चुटिया में गर्दन के नीचे झुकने और फिर ऊपर उठने की प्रक्रिया में उठ बैठ रहे थे। बेहाल सी वे थू थू करती मुंह की पनियाहट थूक रही थीं। उसे जैसे बिजली का तार छू गया, वह एकदम से पलटा। दिमाग में द्वंद्व की हाथापाई होने लगी। कहीं दूसरा ख्याल पुख्ता ही नहीं हुआ। हो सकता है अम्मा गर्मी खा गई हो या खाने पीने में गड़बड़ हो गई हो। हैजा भी तो बुरी तरह फैला हुआ है आजकल इस इलाके में। अम्मा का 2.5 साल पुराना स्वरूप उसकी आंखों के आगे नाचने लगा। शन्नों का अस्तित्व समेटे उनका पेट डबल रोटी सा फूल आया था। उसे अम्मा चलती हुई नहीं, लुढ़कती हुई महसूस होती। ठम के कदम ने उनकी बेडीलियत की रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। उन पर जब जब निगाह पड़ती वह शर्म और संकोच से सिकुड़ने लगता। सामने पड़ जाती तो उसकी पूरी कोशिश होती कि वह कन्नी काट कर निकल जाए। वे रोक ही लेती और कुछ कहने को होती तो वह हूँ हाँ करने में भी अजीब दिक्कत महसूस करता। दृष्टि कभी अलगनी पर फैले फड़फड़ाते कपड़ों पर झूलने लगती या खमसारों के प्लास्टर झरे गोल खंभों से लिपट जाती। उन दोनों के मध्य मौजूदा हालात को लेकर तनाव की शुरुआत की खुल्लम खुल्ला अभिव्यक्ति का वह पहला दिन था जब पहली मर्तबा उसने अपना विरोध अम्मा पर यूं जाहिर किया। तनख्वाह मिलते ही घर के हिस्से की किस्त उसने अनी के हाथों उनके पास भिजवाई। क्रोध अम्मा ने नोट उठाकर अनी के मुंह पर दे मारे। घबराई हुई अनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने दिए, मैंने आपको लाकर दे दिए। मैं बीच में कहाँ आती हूँ? ऊपर बैठे हैं, चलकर बात कर लीजिए। न लेने हों तो उन्हें रुपए लौटा दीजिए। लेकिन अम्मा ने उसकी एक न सुनी। चीख चीख कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया है? जूते लगाने भर की कसर रह गई है, सो वह भी छाती जुड़ा ले आकर। अम्मा के व्यवहार से आहत अनी आवेश से कांपती हुई कमरे में घुसी और पलंग पर ढेर हो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारा प्रकरण सुन लिया था, बेवजह ही प्रताड़ित हुई थी। मनाने के लिए आगे बढ़ा तो वह तमक कर हाथ झटकते हुए बोली,
छूने की कोशिश की तो अटारी से नीचे कूद जाऊंगी। माँ बेटे के नाटक से मुझे क्या सरोकार? जो कुछ कहना सुनना है खुद हिम्मत क्यों नहीं करते? मेरी फजीहत क्यों करवाते हो? आगे से मुझे बीच में धकेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऊपर अपने कमरे में पहुंचकर देखा, अनी कोहनी आंखों पर रख चित सो रही थी, दाहिनी बाह से शन्नू को बगल में सिमटाए हुए। मदरिया के बच्चे से चिपटी पड़ी अबोध शन्नू के शमीज का घेरा और घुंघराले बालों के बेतरतीब छल्ले टेबल फैन की तपती तेज हवा में फरफरा रहे थे। गहरे कत्थई रंग की झालर वाली कच्ची कमर से कुछ नीचे खिसकी हुई उसके गोल मटोल वजूद को मासूमियत से सराबोर कर रही थी। जमुना पारिन बड़ी भाभी जब तब ठिठोली करती हैं, कुछ भी कहो लाला, यह पेट पोषण हूबहू गई तो तुम पे ही है, पुतलियों का भूरा रंग तक नहीं छोड़ा। कई बार मन हुआ कि सोती हुई शन्नू की पलके उठा पुतलियों का रंग देखे, क्या वाकई उसकी पुतलियां भूरी हैं हूबहू उसी सी। एक किलकती ललक दुराग्रह को पीछे धकेल उससे विद्रोह कर सिर उठा लेती कि उसकी रिब्बन बधी नन्ही नन्ही चुटियों को पकड़कर वह झकझोर दे। गालों पर चुटकी भर ले, नहीं हथेलियों पर चिर्रो मिर्रो बुलाकर काख में गुदगुदा दे, रक्तिम कानों की लौ को जी भरकर चूम ले। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक शन्नू शून्य में परिवर्तित हो जाती और उसकी लालसा को सहसा अम्मा का डबल रोटी सा फूला पेट ढक लेता। शन्नू की ओर बढ़े हुए हाथ उसे छूने से पहले ही ठिठक जाते। एक कवच तिलमिलाहट उस पर तारी होने लगती और क्षुब्ध होवा अपने ऊपर सैकड़ों राक्षसी अट्टहासों का उपहास अचानक मसक रही छत सा मरमाया हुआ महसूस करता। उसे लगता कि कभी आवेशवश हाथ शन्नू की ओर बढ़ ही गए तो उंगलियों में नन्ही देह की दुधाई सुगंध नहीं, एक जहरीली किसलिसाहट चिपक जाएगी जो धीरे धीरे उसकी पूरी देह को कुकुर खाद से भर देगी। 6 भाई बहनों में वह सबसे छोटा था, अब नहीं रहा। शन्नू ने उसे इस एकाधिकार से वंचित कर दिया। उसे अच्छी तरह याद है, वह 8-1 साल का रहा होगा जब काकी को पुष्पा हुई थी। बचपन की धुन्नू सौर के मुहारे खड़े खड़े वह उस गोल मटोल गुड़िया को 4-5 रोज अक्सर गौर से लगातार देखता रहा था और उसे गोद में खिलाने को व्यग्र हो उठा था। सभी ने उसे डरा धमका रखा था कि न तो वह सौर के भीतर ही घुसे और न ही बच्चे को छुए। किंतु एक दोपहर जब सभी अपने अपने ठौर ठिकाने पड़े सुस्ता रहे थे और धुन्नू को बगल में लिटाए काकी भी झपकियां भर रही थी, वह पट से सौर में घुस गया और बंदर की भांति धुन्नू को गोद में उठा तो छत्ती में जा छिपा। धुन्नू न रोती तो वह बड़ी देर तक उसकी चुम्मियां लेता रहता और उसके छोटे छोटे रुई के फाहों से नरम गुलाबी पैरों को अपने गालों से सड़ता रहता। पकड़े जाने पर बड़ी बुआ ने धुन्नू को उसकी गोद से छीन उसकी हिमाकत पर बेरहमी से तड़ातड़ गाल चटका दिए थे। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे छुड़ा लिया था। बड़ी देर तक वह उनसे चिपटा हिचकियां भरता रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कौन सी रीत है कि एक बच्चा सामने लेटा हुआ है और उसे छुआ नहीं जा सकता, खिलाया नहीं जा सकता। उसने अम्मा से सवाल किया था, काकी बचिया कहाँ से लाईं? बाजार से खरीद कर। तो तुम भी मुझे एक धुन्नू खरीद दो। मैं काकी की धुन्नू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने रोष से भरकर कहा। ठीक है, ला दूंगी, जरा पैसे जोड़ लूं, खूब लगते हैं। अम्मा ने उसे बहलाया, मगर कुछ ही दिनों बाद वह अपनी जिद भूलकर मस्त हो गया। फिर धुन्नू सौर से बाहर आ गई और उसे न छूने की सारी वर्जनाएं टूट गई। वर्षों बाद जब नितांत अपनी धुन्नू की कामना का बाल सुलभ हट वास्तविकता में अंकुरित होने लगा तो इस उम्र में छोटी बहन पाने की कल्पना मात्र से वह लज्जित हो उठा। सबसे बड़ी जिज्जी 4 बच्चों की माँ थी जो अपनी बड़ी बेटी रंजना के हाथ 4 साल पहले पीले कर चुकी थी। रंजना से छोटे उमेश की शादी उसी साल हुई जिस साल उसका तिलक चढ़ा। तभी जिज्जी उसके ब्याह में नहीं आ पाई। बड़े और मंझले भैया के बच्चे कॉलेज जाने लगे। गीता और सुषमा क्रमशः 1 और 2 बच्चों की माएँ बन गईं। खुद उसकी शादी का 4था साल चल रहा है। बच्चे नहीं हुए तो सिर्फ इसी वजह से कि उसने और अनी ने फिलहाल चाहे नहीं। शादी की पहली रात को ही उन्होंने तय कर डाला कि जब तक वह अपनी थीसिस पूरी कर दाखिल नहीं कर देता, किसी डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक नहीं बन जाता, वे संतान के विषय में कतई नहीं सोचेंगे। भूले भटके कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो सफाई करवा लेंगे। आगे नहीं हुए तो? अन्नी ने संशय प्रकट किया। अनाथालय से गोद ले लेंगे। तब अन्नी केवल मैट्रिक पास थी और वह उसे आगे पढ़ाने का इच्छुक था। शादी के बाद उसने फर्स्ट ईयर की परीक्षा में अन्नी को प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में बिठवाया।
पढ़ने में भी भरसक उसकी सहायता की। नतीजन सारी घरेलू अड़चनों और बंधनों के बावजूद वह पास हो गई। फिर तो वह उत्साह से भर गई और स्वयं परिश्रम करने पर उतर आई। कस्बई सपनों के दायरों में महासागर का विस्तार जड़े जमाने लगा। इंटर भी हो गया, अब बीए की तैयारी हो रही है। एक अम्मा है, न कुछ सोचना चाहती हैं न समझना, दकियानूस, बच्चा पैदा करने की मशीन। दूसरों की भावनाओं की कद्र करना उन्हें आता ही नहीं। ऊपर से फूहड़ ठिठोलियों में रस लेती और आनंदित होती। उनके भीतर की बेलिहाज बेशर्म स्त्री, सामने जवान बेटा खटिया पर बैठा हो तब भी संकोच न करना। कोई ख्याल करती तो नाउन काकी को झिड़क देती, आजी को इशारा कर देती। वे आंगन में दुबके सर्दियों के दिन थे, मांस पिंड के रूप में आकार लेती शन्नों के दिन। गुनगुना घाम था। खटिया पर आराम से वह थीसिस से संबंधित संदर्भ पुस्तक पढ़ने में लीन घाम सेक रहा था कि सहसा नाउन काकी की पारखी चुहल ने उसकी तन्मयता भंग की। आई दुल्हन, तुरु कुछ है का? नाउन काकी ने बड़े फूहड़ तरीके से अनी के पेट पर हाथ फिराते हुए सप्रश्न उसे देखा। प्रत्युत्तर में शर्म से दोहरी होती हुई अनी बगैर जवाब दिए ही भीतर भाग गई। इस आशालीन चुहलबाजी के चलते उसके कान तप आए। नजरों को जबरदस्ती किताब में अटकाए रखना मुश्किल महसूस हुआ, परंतु एकाएक उठ भी नहीं पाया। घाम सेकना बड़ा भला लग रहा था। तभी नाउन काकी का दूसरा जुमला उसे चौंकाता पहाड़ से नीचे ढकेल गया। बधाई हो जिया, सास बहुरिया का जापा एक के सौर में निपटी जाई। फिर उसकी ओर कटाक्ष कर हंसी। हम तो तुमसे नेक में लायलेन की दुई साड़ी लेबे छोटू, एक मेहरिया के एक महतारी के। आंटी कसे रहो। छिनार, वैसे नेग नेगार की बातें काहे करत है? अरे दे देली वारी, अबे तो हम जिंदा बैठी हैं। यही देहरी की पुरखिन। आजी की पोपली हिनहिनाती आवाज से उत्साह छल छलाया। पोता पर पोता साथ हुई तो ही का बनारसी पहिरई बे। एक बात बता, भिकुआ की महतारी छोटू की बहुरिया के सच्ची कुछ है? जवाब अम्मा ने दिया। पटरे पर बैठी वे कद्दूकश पर घिया कस रही थीं। मोरी नाउन काकी के बातें कुछ नहीं है वही के, और आंखें मिचकाकर हंसने लगी थी। झूठी फूरी लगावा करती है। चलो झूठी फूरी ही सही, तुम अपनी कहो तो हार कौन महीना है दुल्हन? नाउन काकी ने अम्मा से सच्चाई जाननी चाहिए। तीसरा, जवाब आजी ने दिया। छोटू के पीठ भागमान है। फिर खू 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 खांसने लगी। खांसी हल्की हुई तो उत्साह से भरी बोली, उतरत बैसाख तक जाई कै दुल्हन। बैठना दोभर हो उठा। अम्मा ने उसके लिए चूल्हे पर चाय चढ़ा रखी थी। सुबह आंगन में घाम सेकना और लगातार 4-5 कप चाय पीना ही छुट्टी की सुबह का उसका प्रिय कार्यक्रम होता। उसे उठ के जाता देख अम्मा ने पीछे से आवाज लगाई। जवाब उसने नाउन की काकी को दिया। चाय ऊपर भिजवा दो काकी। एकाएक लगा कि अम्मा किसी फूले पेट वाली सुअरिया की काया में प्रविष्ट हो गई हैं और सुअरिया अपनी थुलथुल देह हिलाती मैले की ढेरियों की ओर बढ़ रही है। घिनाकर किताब उसने पलटकर परे रख दी। पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ भी नहीं सकता, बस पैरों पर रजाई डाले लेटे लेटे छत की धन्नियां घूरता हुआ सोचता रहा कि आखिर इस अधेड़ उम्र में अम्मा को यह क्या सूझी। मृदा बुढ़ऊ शर्मया घूटकर पी गए। उसी रात उसने अनी से कहा, एक काम करो, तुम अम्मा को समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं? यही कि वह कह नहीं पा रहा था। इस संदर्भ में किसी भी तरह की बातचीत उसे असमंजस में डाल रही थी। यानी तुम तो उठ के भाग आई। आज ही बता रही थी कि अम्मा को तीसरा महीना चल रहा है। उसने अपने तात्पर्य की भूमिका बांधी। सबके सामने बात जाएगी तो लोग बाग क्या सोचेंगे कि उधर बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, इधर अधेड़ माँ बिया रही है। छी, उचित यही होगा कि अम्मा फौरन सफाई करवा ले। बस एक दिन का तो काम है, खर्चा भी ज्यादा नहीं लगेगा, मैं दे दूंगा। तकलीफ कुछ होती नहीं, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। वह सारी बातें, सारी घुमड़न एक ही सांस में कह गया। स्वयं पर अचंभा भी हुआ कि यही सब कहने की खातिर वह पूरे दिन मानसिक तनाव झेलता, छटपटाता, अनी से कहने की हिम्मत संजोता रहा था। भला मैं किस मुंह से उनसे ऐसी बात करूं? अनी ने संकोच में भरकर कहा। अपनी महतारी को जानते नहीं? तुम्हारी हिचक सही है, मगर उनसे कहना भी तो जरूरी है कि। अनी ने एक सुझाव दिया। जो झिझक तुम्हारे आड़े आ रही है वही मुझे भी पस्त कर रही है। देखो, जिज्जी से उनकी पटरी बैठती है, तुम उनसे ही आग्रह क्यों नहीं करते कि वे अम्मा को इस बाबत समझाएं?
वही इस घर में अम्मा से कुछ कहने की हिम्मत कर सकती हैं। उसे अन्नी का सुझाव दुरुस्त लगा। सीढ़ियों पर ही था कि उत्तेजित अन्नी ने उससे फौरन कमरे में पहुंचने का इशारा किया और उसके भीतर आते ही किवाड़ भिड़ाकर उसने एक सांस में सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई थी। गनीमत समझो कि तुम सामने नहीं पड़े, वरना अम्मा ने रो चीख कर घर सिर पर उठा लिया। अरे वही दहीजार कैर हिम्मत कैसे परी रे। बेटवा बेटा तो सब भगवान का प्रसाद होत है, नहीं तो मनई तरस जात है। देवी देवता मनावत हैं, कथा भागवत सुनत हैं, टोना टोटका करवावत है। तीने पे औलाद नहीं नसीब होत है, और फिर अबे तो जिया बैठी है छा धरे। हमरे तीज त्योहार करे वाली, नेग नेछावर धरे वाली। पैदा करी रहन है तो काइन कठलू मड़न के भरोसे, जिनका अपनी मेहरिन के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी जिज्जी की जो दुर्गति की अम्मा ने, तौबा। वह भी तन्नी ने आंखें निकाल कानों को हाथ लगाया। अभी तक अम्मा अपनी कोठरी की कुंडी चढ़ाए भूखी प्यासे भीतर बंद है। हमारे लिए एक चेतावनी है कि उससे कह दो कि जो तो उसे इस घर में सीधे सीधे रहना है तो रहे, नहीं तो अपनी अनी को लेकर कहीं अलग ठौर ठिकाना कर ले। भाड़ में जाए, क्षुब्ध हो वह भुलाया। और 2-4 पिल्ले पैदा कर ले मेरी बला से, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अम्मा की अलग हो जाने की धमकी पर उसे याद आया कि शुरुआत में अनी को इस घर में तमाम असुविधाएं महसूस हुई थीं। नहान घर पर किवाड़ नहीं थे। टट्टी के लिए रोज तड़के उसे लोटा लेकर खेतों में जाना पड़ता था। लौटकर बिसुरती लड़ती कि यूं खुले में सरेआम नहाना कब तक संभव है, नहीं हो सकता। निरुपाय दरवाजे की आड़ बनाने के लिए वह एक भारी भरकम खटिया खड़ी कर खुले हिस्से को ढक देती और उस पर चादर या धोती पसार देती ताकि निसंकोच होकर नहा सके। उसकी इस हरकत पर सभी मखौल उड़ाते, टीका टिप्पणी करते कि पर्दे पड़े हुए हैं, इलाहाबाद वाली बेगम साहब नहा रही हैं। एक आध बार उसकी परेशानियों में खुद को रखकर सोचा तो वे उसे वाजिब भी लगी और यह भी लगा कि पति होने के नाते अनी की तकलीफें नज़रअंदाज करना गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। मगर सभी तो उन्हीं परिस्थितियों में रहकर गुजर कर रहे हैं। इस तर्क ने उसे सदैव संयत रखा। यूं तो वह भगवत नज़र में अपने कॉलेज के आसपास 1 या 2 कमरे का अच्छा मकान कभी भी ले सकता है और आने जाने की लंबी भागा दौड़ी से भी बच सकता है। मगर इन कारणों और सुविधाओं के चलते अम्मा से अलग होने की कल्पना भी उसे असहाय प्रतीत होती। यही सोचता कि जब तक कोई अन्य बाध्यता उत्पन्न नहीं होती वह अम्मा के पास रह ले। यूनिवर्सिटी में पहुंचने की जद्दोजहद तो जारी ही है, वहां नियुक्ति होते ही बाहर रहना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तब ये तकलीफें खुद ही खत्म हो जाएंगी। बाद में कोई अशिष्ट कदम न उठाकर उसने इतना ही किया कि घर के माहौल से कन्नी काट स्वयं को अटारी वाले कमरे तक सीमित कर लिया। शन्नो पैदा हुई, उसे पता भर चला अम्मा अस्वस्थ हुई। भरतीपुर के डॉक्टर सिंह उन्हें देखने आए। अम्मा ठीक हो चली। वह थीसिस के सिलसिले को लेकर अधिक व्यस्त बना रहा। अनी शन्नो को कभी कभार कमरे में साधिकार ले आती, बावजूद उसकी अनिच्छा के। मगर कलेश से बचने के लिए वह उदासीनता ओढ़े रहता। वैसे भी जब वह पढ़ रहा होता या लिखने लिखाने में व्यस्त होता, अनी शन्नो को कदापि ऊपर न लाती। दरअसल वह अनी को शन्नो से कुछ अधिक ही जुड़ता हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इस वात्सल्य गठबंधन के निरंतर सुदृढ़ होते जाने के पीछे वह अपनी व्यस्तता को ही कारण मानता। ऐसा मानने से ही उसे तसल्ली मिलती। हालांकि कई दफे वह अपने आप से तर्क वितर्क करता कि आखिर वह अपनी कुढ़न शन्नो पर क्यों निकालता है, उस मासूम का भला क्या दोष। मगर पाता कि वह अब तक उस अप्रिय स्थिति से उबर नहीं पाया है। शन्नो को देखते ही उसके दिमाग की नसें तमतमाने लगती, हथौड़े से टनकने लगते। उसे लगता कि उसका पूरा घर अनपढ़ गवारों, उज्जड़ों, कमीनों और अविवेकियों का अड्डा है, जिसमें उसके जैसे शिक्षित का कोई स्थान नहीं। याद हो आई सहकर्मी शर्मा की शन्नो के जन्म पर दी गई बधाई। कोशिश करके भी वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाया। शर्मा का फूहड़ मजाक उसे भीतर तक छलनी कर गया। यार मान गए तेरे दद्दा को, हमें तो इस उम्र में जड़ी बूटी लेनी पड़ेगी, पर सच्ची बताना यार, मजा आ जाता होगा नहीं? ऊपर तुम लोग लगे रहते होगे और नीचे बूढ़ा बूढ़ू। तुम छिछोरे, उसने आवेश से कांपते हुए शर्मा का कॉलर दबोच लिया। दांत किटकिटाकर अभद्र हो बोला, पूछ देख, तेरे अम्मा बप्पा जड़ी बूटी लेते हैं कि नहीं? उसी क्षण उसे आभास हुआ कि वह मानसिक रूप से बदमिजाज, अशिष्ट और अधीर हो उठा है। वह अंदरूनी तौर पर बीमार है और ऊपरी तौर पर ठहरा संयत।
दोनों ही स्थितियां असहज खतरनाक भी। यह सही है कि निजी तौर पर वह बड़ा अनुशासनबद्ध दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर अंतर्द्वंद में उलझा सोचता रहता है कि आखिर घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें इस घटना ने किसी भी रूप में क्यों नहीं कचोटा? क्यों वे इस प्रकरण को लेकर अटपटा महसूस नहीं करते? अब तो वह घर में अपने आप को इतना गैर और अनुपयुक्त अनुभव करने लगा है कि कभी कभी उसे लगता है कि वह वहां बना हुआ क्यों है। शायद अब भी वह सारी खिन्नता और असहमति के बावजूद अम्मा से कट नहीं पाया। भले ही वह अरसे से अम्मा से नहीं बोलता चालता, मगर अनी से वह उनके विषय में जरूर पूछता पालता रहता है। सीधे सीधे वह भी नहीं, घुमा फिरा कर वह पहले आजी की तबीयत के बारे में पूछता, फिर दद्दा की, फिर बड़े भैया की, फिर गुड्डी, किन्नी, हरीश, काकी, भाभी की। इन्हीं रिश्तों को फलांगते हुए वह आहिस्ता से अम्मा पर आ जाता। अब भी कॉलेज से लौटकर वह सीधा ऊपर जाने लगता तो यह ख्याल उसे उदास कर देता कि पहले वह नीचे आंगन में ठहरता था, अम्मा से सिर्फ उन्हीं के हाथों की चाय पीता। वे कभी किसी काम में उलझी होती और किसी बहू या लड़की को आदेश दे देती कि चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दे, तो वह बिगड़ उठता, जोर शोर से ऐलान कर देता कि वह उस चाय को कतई हाथ नहीं लगाएगा। हनी अक्सर उसके अम्मा सपने का उपहास उड़ाती, खिंचाई करती कि अब तक वह बछड़े सा अपनी अम्मा के थन में मुंह मारने को ललकता रहता है। बरसों हो गए झोल वाली उनकी खटिया में उनसे सटकर लेटे, उनके थुलथुले पेट में मुंह से बुड़बुड़ किए, चौके में खाना खाए, उनसे पैसे मांगे, कैसे झटक देती। जा अपनी मेहरिया से ले, कारू का खजाना गड़ा है हमरे लगे। दिल का कितना मजबूत हो गया है, मजबूत या ढीठ ही शायद। आज नहान घर के भीतर अम्मा हाल बेहाल जिस तरह उकला रही थीं, पिछले दिन होते तो वह चिंतित सा पलट पड़ता, दौड़कर उनके कंधे पकड़ लेता, पानी से लोटा भर कुल्ला करवाता, पोंछता और माथे से सरक गया पल्ला खींच देता, गोद में भरकर उठा लाता, खटिया पर लिटा देता, ऊपर से टेबल फैन नीचे मंगवाकर ठीक उनके सामने रखवा देता। प्यास महसूस हुई उठा, सुराही के मुंह से गिलास में पानी उड़ेलने लगा। पानी के कुलकुल से अनी की नींद उछटी तो वह उठ बैठी। अरे कब आए? खुले हुए बालों को हाथों से मरोड़कर जूड़े में बांधते हुए उसने पूछा। घंटा भर हो गया। जगाया क्यों नहीं? पलंग से नीचे उतरकर साड़ी की प्लेट्स ठीक करती हुई वह बुदबुदाई। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ऐसी बेहोशी की नींद आती है। क्या लोगे? चाय पिलवाओ तो तुम्हें एक बढ़िया समाचार दूं। पहले ही बता दो, वह ठुनकी। बैठकर बात करते हैं, चाय ले आओ। अनी सिर पर पल्ला लेती हुई नीचे उतर गई। दिमाग में अम्मा वाला प्रसंग कौन था? अनी से पूछा। शंका निवारण कर लें कि कहीं सचमुच शन्नो वाली स्थिति की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही। फिर लगा, पूछकर क्या होगा, जो होना होगा उसे वह बदल नहीं सकता। पहले ही कौन बदल पाया। आज मूड कुछ हल्का है, प्रसन्न भी। हालांकि सुबह अनी ने जिस गड़बड़ का संकेत दिया था, उसे ले वह दोपहर तक चिंतित रहा। फिर इस निश्चय पर पहुंचा कि गड़बड़ अगर हो गई तो सफाई आदि के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यह निर्णय सहजता से शायद इसी कारण ले पाया कि डॉक्टर मजूमदार का पत्र उसे दोपहर से पहले ही कॉलेज में मिल गया था। पत्र में उन्होंने सूचित किया है कि अगले सत्र में डीएवी कॉलेज में उसकी नियुक्ति निश्चित है। हालांकि यह उनका पिछले 2 वर्षों से दिया जा रहा आश्वासन है, मगर अब की उन्होंने निर्णयात्मक सूचना दी है। थीसिस भी उसने उन्हीं के निर्देश में पूरी की है। अगले हफ्ते उन्होंने उसे कानपुर बुलाया है, मामूली औपचारिकताओं की खानापूर्ति हेतु। इस महीने के अंत तक वह अपनी थीसिस भी दाखिल कर देगा। टंकड़ का काम लगभग पूरा हो चला है। डॉक्टर साहब ने उसकी मेहनत के लिए उसे बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं, और सचमुच यह पत्र पाकर वह बेहद खुश हुआ है। मन ही मन सोचता रहा है, यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है। अब मौका स्वतः ही हाथ लग गया। कानपुर सतीश से कह भी आएगा, अपने आसपास 2-3 कमरों का एक अच्छा सा मकान निगाह में रखे। मित्र की पत्नी का साथ मिलेगा तो अनी को अकेला नहीं लगेगा। अनी सुनकर खुशी से चौंकेगी, इस सोच ने उसे रोमांचित किया। एक तो वह सोया ही बड़ी देर में, मुंह अंधेरे ही रोने पीटने के शोर ने उसे चौंका दिया। कुछ पलों के बाद घबराई अनी ने उसे झकझोरा। उठो उठो ना। वह समझ गया, अरसे से बीमार और खटिया पर पड़ी ही टट्टी पेशाब करने वाली देह की दुर्गति से छीजती आजी को आखिर मुक्ति मिल ही गई। अनी रुंधे स्वर में अपनी बर्फ हुई हथेलियों को उसके दोनों गालों से छुआती हुई बदहवास होती सी बोली, मैंने कभी किसी को मरे हुए नहीं देखा, डर लग रहा है मुझे। डर कैसा, बस देह से प्राण ही तो निकले हैं। फिर भी घबराओ नहीं तुम, चलो मैं आ रहा हूँ।
सीढ़ियों पर अभी अंधेरा है। अरे कमाल है, इतना डरने की क्या जरूरत है? फिर उसकी अस्थिरता और मौके की नज़ाकत का ख्याल कर वह उठ बैठा। चलो, मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहता हूँ, तुम नीचे उतर जाओ। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हो गया। तभी अनी नीचे उतरने को तैयार हुई। आधी सीढ़ियां उतरते उतरते अनी पलटी। ऊपर ही मत बैठे रहना, सारा घर जुट गया है, फौरन नीचे आ जाओ। जवाब दिए बगैर वह कमरे में लौट आया। आजी को देखकर वह अक्सर उनके कष्ट का अनुमान लगा सोचता कि इस घिसट घिसट के जीने से तो बेहतर है कि वह जितनी जल्दी हो कूच कर जाए। हालांकि डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रखना ज़्यादा उचित होगा। अम्मा उन्हें अस्पताल में रखने के विरुद्ध थीं। उन्हें लगता कि एक तो वे लगातार अस्पताल में रह नहीं पाएंगी और उनके बगैर उनकी उचित देखभाल संभव नहीं। आजी की बदतर हालत के बावजूद बिना पस्त हुए और घिनाए अम्मा दिन भर गुमोत उठाती, उनकी खैरियत के गंडे तावीज बंधवाती रहती। और आजी, उनकी अभिलाषाओं का भी कहाँ कोई अंत था। छोटू का ब्याह देख लें तो मरे, उसकी शादी इसलिए जल्दी हो गई। नन्हे मझले भैया को बेटा हो जाए तो मरे। सावित्री को बड़ी मानता के बाद इकलौता पोता हुआ है, इसका मुंडन अपने महादेवन के चौरे पर करवा लें तो मरे। धुन्नू का जापा देख लें तो मरे। अन्नी की गोद अभी छूछी है, कुछ हो जाए तो मरे। और अब तो उन्हें शन्नों के ब्याह की दुश्चिंता भी घेरने लगी थी। उसका ब्याह अपने सामने कर लेती तो मरती। उनकी दुलारी बहू अम्मा पेट से हैं, पोते का मुंह देख लेती तो मरती। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषने के लिए वे हर बार मरना स्थगित करती रहती। कैसी सघन जीजी विशा। उसे आजी का वह आक्रोश स्मरण हो आया जब शन्नू के समय सफाई की बात उसने बड़ी जीजी से कहलवाई थी। वे क्रुद्ध शेरनी सी बिफरी थी। कौनो चोरी छिनारा के आए जो दुल्हन पेट गिरवा लें। रोने पीटने के सम्मिलित स्वर कुछ अधिक ऊंचे हो उठे। अनी की हिदायत उसे याद हो आई, उसे नीचे होना चाहिए। वह फुर्ती से बदन पर कुर्ता डालकर नीचे उतर आया। आंगन में जमघट किसी मजमेबाज के इर्द गिर्द जुड़ी भीड़ सा घेरा डाले हुए था। अंदाजा हो गया आजी को बीच में लिटा रखा होगा। उसे देख लोगों ने हटकर रास्ता दिया। सांत्वना के कतिपय बोल उसे लक्ष्य कर संबोधित हुए। गहरी ढकी सी आजी, उनके पांव के करीब अम्मा बैठी दिखी। उनका पछाड़े खाता रुदन उसे विचलित कर गया। औरतों ने उन्हें संभाल रखा था। उस पर निगाह पड़ते ही अम्मा रस्सा तुड़ाए गाय सी हरहराकर बेतहाशा लिपट गईं। पहली बार भीड़ में अम्मा का नंगा चेहरा दिखा। हमेशा ठुड्डी तक खिंचे रहने वाले पल्ले में जब वे बहुओं के बीच आ बैठती तो लोग भरमा जाते कि सास कौन सी है और बहुएं कौन सी। उनके सीने से लिपटी अम्मा दहाड़े मारकर रो रही थी। उसे महसूस हुआ कि अचानक उसके भीतर एक दबा ढका सोता आवेग सा फूट पड़ा और गालों पर धरासार बहता अम्मा के खिचड़ी बालों को भिगोने लगा। अम्मा हिचकियों में बोले जा रही थीं, टूटे टूटे वाक्यों में। जिया नहीं रही रे छोटू, छाड़ी गई हमका। अब हमका दुल्हन कह के को पुकारी रे दैया, को हमार तीज त्योहार करी रे, हमरे बरे नेग न्यौछावर धरी रे। आज हम आ गई नी रे छोटू, बुढ़ा गई। जब तक जिया बैठी रही हमका यही लागत रहे कि हम बहुरिया हैं। भले हमरे जवान जहील बहू बेटवा नाती पनाती हैं दैया। सच ही तो कह रही थी अम्मा, वह सोचने लगा। जब तक किसी बड़े का साया सिर पर होता है आदमी छोटा बना रहता है। जिस दिन वह साया नहीं रहता उसकी उम्र प्रौढ़ हो उठती है। 42 साल की दुल्हन आज अम्मा रह गई हैं। काकी दादी नानी जेठानी सास मात्र, वह कभी उनके इस एहसास को लेश मात्र भी महसूस ही नहीं कर पाया। घर में 13वीं के बाद अतिरिक्त सन्नाटा था। उसने अम्मा को गहरी खोजती दृष्टि से ढूंढा। अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। नियुक्ति पत्र की खुशी सबसे पहले वह उनसे बांटना चाह रहा था और शायद वर्षों उपरांत वह कॉलेज से लौटकर सीधा अपने कमरे में न जाकर आंगन में खड़ा हुआ। ऊपर पहुंचा तो छूटते ही अम्मा के विषय में पूछे बिना न रह सका। अम्मा नहीं है घर पर। शन्नों की बित्ते भर की चुटिया पर रिबन का फंदा बनाती हुई अनी बोली, अम्मा तो कानपुर चली गई हैं दोपहर वाली बस से। कानपुर क्यों एकाएक? सूचना चौंकाने वाली थी। अम्मा कहीं निकलती जो नहीं। अनी ने शन्नू को जा नीचे खेल की हिदायत देकर बाहर भेज दिया। उसके जूते खोलते न खोलते हुए अनी ने बताया, और जो बताया वह उसे स्तब्ध करने के लिए काफ़ी था। अम्मा पुष्पा जीजी के घर गई हुई हैं, 3रा महीना चल रहा है। कह रही थी कि वहाँ किसी नर्सिंग होम में जाकर सफाई करवा लेंगी। यह भी कह रही थी कि उस समय छोटू की सलाह उन्हें इसलिए नागवार गुजरी थी कि तब वे जिया के रहते कभी अपने को बुढ़ा गया महसूस ही नहीं करती थी। और अब
अब जवान जहील बच्चों के सामने डुमका फुलाए घूमना बड़ा भद्दा लगेगा। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल की लिखी कहानी दुल्हन।